थैंक यू वेरी मच। मैंने दुनिया भर में ऐसे कार्यक्रमों में भाषण दिए हैं, मगर आज आपके सामने सच्चे दिल से इकरार करता हूं कि आज की रात यहां जो ग्रुप उपस्थित है, ऐसा जागृत और उत्तेजित ग्रुप कहीं और जगह पे मैंने नहीं पाया। आज मैं जो कहने वाला हूं, उसे पूरी तरह से दिलो दिमाग में बिठाने के लिए आप सब सही लक्ष्य साधे हुए हों। अब जानते हो कि रैले, नॉर्थ कैरोलिना से मैं कई रातों कार ड्राइव करके जॉर्जिया, न्यू जर्सी ऐसे ही समारंभों में जाता हूं, मगर आज जैसे वेन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, वैसे मैं कभी और कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वेन। दोस्तों, वेन ने यह नहीं कहा कि उन्होंने मुझे और जिम को इस बिजनेस से जुड़े रहने में कितनी सहायता की है। हम भी कैसे और कितने चक्कर काटते थे वेन के आसपास इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। वो पुराने दिन हमें आज भी याद आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यहां बैठे सभी लोग अपने साथ अपने सपने लेकर आए होंगे। आज सबको सुनने के बाद आप अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे। जिम और डायना को सुनने के बाद हम सबको लगता है कि हमारे मार्ग में रही मुश्किलें बिल्कुल तुच्छ हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारी बातें सुनकर आप में से कोई अपनी मानसिक मर्यादाओं की दीवार तोड़ देगा। डायमंड, जिम, डेविड नाचते झूमते आए, सब में उत्साह की लहर फैला गए। आप भी अपनी पत्नी का हाथ हाथ में लेकर दबा दो और उसे कहो कि हनी, आज तक जो हमने सुना था, सोचा था, वो जीवन में साकार होने के लिए आया है। चलो आज ही कुछ निर्णय ले लें। दोस्तों, समय की रफ्तार बहुत तेज है। मैं और बिल ब्रिट दोनों यहां से कार लेकर उनका पुराना मकान ढूंढने निकल पड़े थे। मैं बिल की बाजू में उनकी कार में बैठा था। मैं काफी उत्तेजित था कि मैं एक अमेरिकन हीरो, जिनको पूरी दुनिया मानती है, उनके साथ जा रहा था। हम ढूंढ रहे थे हेल फॉक्स स्ट्रीट। बिल कार ड्राइवर को बार बार बता रहे थे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी जरा धीरे से, कभी जरा रुको रुको, बाद में यहां नहीं, शायद आगे है। इस वक्त बिल बिल्कुल बच्चे जैसे ही दिखते थे। वो चिल्लाए, आ गया, यही है मेरा मकान। हमने कार से उतरकर उस मकान को देखा। जितना विशाल है बिल ब्रिट का नाम, उतना विशाल नहीं था वो मकान। वो 10 बाय 10 फुट का मकान था, जिसमें बिल के माता पिता अपने 8 बच्चों के साथ रहते थे। मेरे अंदाज से उस मकान में 4 से ज्यादा लोग रह नहीं सकते। बाद में हम वहां से उनका गैस स्टेशन ढूंढने गए। सिंकलर गैस स्टेशन बहुत ढूंढने पर मिला, वो भी बिस्मार हालत में। मैं मन ही मन सोचने लगा कि बिल ब्रिट यहां हर रोज आते थे। उनको अपने पिताजी पर निगाहें रखनी थी। ऐसी गरीब अवस्था में भी उनके पिताजी को शराब पीने की लत थी। उनकी आंखों के सामने पिताजी मां को पीटते थे। बिल को गालियां सुननी पड़ती थी। बिल अच्छे खिलाड़ी थे, फिर भी वो अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं खेल सके थे। स्कूल से सीधे उन्हें जाना पड़ता था गैस स्टेशन पर। उनकी मां हमेशा फोन पर बताती कि बिल कैश और कैश रजिस्टर सावधानी से रखें, ताकि उनके पिताजी उसके पास से शराब खरीदने के लिए कैश झपट न लें। हमारे बचपन और किशोर अवस्था में जो परवरिश हमें मिली, वैसी बिल को नसीब नहीं हुई थी। इसीलिए तो बिल इस प्लान से उत्तेजित थे और पूरे जोश के साथ इसे अपनाया था। आप अगर परिवर्तन अपनाते हैं, तो आपका जीवन भी परिवर्तित होता है। मैं और डेब भी परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं से गुजरे, बहुत मानसिक यंत्रणाओं का अनुभव किया। हमारे घर में हमने बहुत संघर्षों का, असाधारण परिस्थितियों का, आर्थिक उलझनों का सामना किया। इन हालातों में हम झुके नहीं, हम टूटे नहीं, हम हारे नहीं, हम मायूस नहीं हुए, हम डटे रहे, हम लड़ते रहे। हमें विश्वास था कि हर रात का अंत सुनहरी सुबह में होता है। जिंदगी के इस संग्राम में मेरी पत्नी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा हौसला बढ़ाती रही, मुझे टूटने नहीं दिया। एक पत्नी अपने पति के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, वो जानने के लिए वेन को देखिए और उनकी बाजू में उनकी परछाई की तरह बैठी कैरल को देखिए। दोस्तों, मेरी और डेब की शादी हुई थी 8.5 साल पहले और सही दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ है अब। आज भी हमारे बीच में चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, मगर पहले की जिंदगी में जो फन नहीं था, वो आज शामिल है। हमारे संबंधों में विकास की प्रक्रिया अविरत है। अब मैं मेरी सबसे प्रिय व्यक्ति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं।
मैं उसे बहुत चाहता हूं। हमारी चाहत का अंजाम अगर हमारी शादी में नहीं भी हुआ होता तो आज भी एक बहुत अच्छे दोस्त होते। अगर मेरी शादी किसी और के साथ हुई होती तो भी मेरे दिल के एक कोने में उसकी तस्वीर हमेशा लगी रहती। उसके पास असाधारण हास्य वृत्ति है। हमेशा चुटकुले सुनाकर या कोई भी सिचुएशन से जोक बनाकर वो मुझे हंसाकर मुझे तनाव मुक्त करती है। उसमें छिपा हुआ मातृत्व का रूप भी अनन्य है। आज से 18 महीने पहले सिजेरियन से उसकी डिलीवरी हुई थी। अस्पताल में मैं उसके बिस्तर के पास उसका हाथ थामे बेबी के बारे में ही बातें कर रहा था। मैंने डेब को कहा, डेब, तुम्हारे ये 9 महीने मैंने हर दिन गिन गिन कर बिताए हैं। जीवन की बगियां महकेगी, खुशियों की कलियां खिलेगी, घर की दीवारें बच्चे की किलकारियों से जीवंत हो उठेगी। वो बोली कि आप तो शायर हो गए हैं अपनी लाडली बेटी के आने पर। एक नजर उधर भी करो, आपकी राजकुमारी को लेकर नर्स आ रही है। देखता हूं कि एक 9 पाउंड वजन की परी मेरी गोद में डाली गई है। ये यादगार लम्हा आज भी मेरी आंखों में रोशनी बन के बसा है। मैं एमवे में व्यस्त हूं तो मुझे एक आदर्श पिता बनना क्या होता है उसका पता नहीं है, मगर मैं ये याद जरूर रखता हूं कि डेब अब ममा है। डेब मेरे ग्रुप के मेंबर्स की पत्नियों को मिलती है और उनके साथ एमवे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करती है। हमारे पूरे ग्रुप को डेब की यह बात बहुत अच्छी लगती है। जब हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती, ताकत देना चाहते हैं तो हमें हमारी पत्नियों की चाहत और भरोसा जीतना पड़ेगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है और अपने परिवार की देखभाल करनी है। आज हम सबको मौका मिलेगा डेब को सुनने का। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं मेरी पत्नी डेबी मिलर को, जो मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। डेबी मिलर। हेलो डियर गाइस, मैं हूँ डेबी मिलर, पॉल की अर्धांगिनी। आज तक मैं इतना ही जानती थी कि पॉल मुझे अपने दिल में रखता है, मगर आज यहाँ आपके सामने उसने दिल खोलकर मेरी तारीफ करके मुझे आसमान में बिठा दिया। दिल से आसमान की यात्रा काफी रोमांचक है। शायद पॉल ने बताया कि एमवे के साथ हमारा रिश्ता इस सप्ताह के अंत में 8.5 साल का हो रहा है। इन 8.5 सालों में शुरू के 4.5 साल में हमने बहुत चढ़ाव उतार देखे, मगर पिछले 4 सालों में डायमंड बनने के बाद हर चीज आसान नजर आती है। डायमंड बनने के मार्ग में हमने बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत आघात सहने पड़े, बहुत निराशाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन बिना दुख के सुख में आनंद नहीं आता है। आग में जलने पर ही सोने पे निखार आता है। डायमंड बनने के लिए कितना भी कष्ट हो जायज है। डायमंड होने के बाद 6 महीने पहले मैंने शिक्षिका की नौकरी छोड़ दी। नौकरी से मुक्ति मेरा सपना था। डायमंड बनने के 4 महीने पहले पॉल ने अपनी वकालत छोड़ दी। हम दोनों की नौकरी और व्यवसाय से आजादी ये बिजनेस का मुख्य भाग था। आज भी पॉल 9 घंटे भाषण करता है, मगर इस बात का उसे कोई टेंशन नहीं रहता। वो इससे ज्यादा खुशी और संतोष पाता है। हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं। डायमंड बनने के बाद हमारे जीवन में आए बदलाव की अगर सारी बातें आपको बताऊं तो आज की सारी रात बीत जाए और फिर भी बातें पूरी ना हो। डायमंड बनने के बाद हमने मकान बनवाया, 7,000 स्क्वायर फीट, 4 मंजिलों का, 5 किचन रूम्स, 10 एकड़ विस्तार, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ग्लास बैकबोर्ड, आंगन का री लैंडस्केपिंग करवाया, नया ड्राइववे बनवाया, नई रोल्स रॉयस कार, 2 मर्सिडीज कार्स, 1 कैडिलैक कार। जब ये सब हमको हासिल हुआ तो आपको भी हासिल होना चाहिए। पिछले 4 सालों में एमवे द्वारा पेड कई सारी विदेश यात्रा हमने की। पहले हम जमैका गए थे, बाद में वेस्टमिंस्टर गए थे, 2 बार पीटर आइलैंड गए थे और दोनों बार 1-1 हफ्ता रुके थे। हम कैरिबियन क्रूज में गए थे, हवाई गए थे, हम स्विट्जरलैंड, इटली और बरमुडा भी हो आए। अगली जनवरी में डायमंड क्लब का एक और ट्रिप भी है। अब थोड़ी एमवे के जुड़ने से पहले की बात करती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे यूरोप देखने की बहुत इच्छा थी। हमारे सीनियर्स कहते थे कि अगर अब आप नहीं गए तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। मैं उनका कहा मानती थी। उस वक्त
एमवे और एमवे से मिलने वाले पैसों का कहाँ पता था। मैंने कर्ज लेकर 28 दिनों की यूरोप की सैर की। मैं मेरी रूम पार्टनर के साथ बस में गई थी। ये कर्जा मैंने हर महीने $8 के हिसाब से 3 साल में चुका दिया। मैं इस सफर से काफी उत्तेजित थी क्योंकि मैं मानती थी कि ये मेरा पहला और आखिरी सफर है। मैं और पॉल उस वक्त डेटिंग कर रहे थे। मैंने प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा और पॉल ने मुझे इस प्लान में स्पॉन्सर किया और बाद में हमने शादी की। हमने बिजनेस शुरू किया। थोड़े समय के बाद बिजनेस बंद किया। बाद में एक बार फिर से बिजनेस शुरू किया और बंद भी किया। थोड़े दिनों बाद फिर से प्लान को समझा। पहली नजर में तो अच्छा लगा। हमने सोचा इससे तकदीर बदल भी सकती है। हमने प्लान को अपनाया, विश्वास जताया कि हमारे दिन भी बदलेंगे। पॉल इसमें बहुत काम करता था। मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी। मुझे लगता था कि पॉल ने शादी मुझसे की है और हनीमून प्लान के साथ मना रहा है। उससे मेरे से ज्यादा ध्यान और रुचि एमवे में थी। बाद में हम मीटिंग में और फंक्शन में जाने लगे और एमवे की वजह से ही हमारी सारी दुनिया बदल गई। हम बिजनेस में जम रहे थे मगर कोई चमत्कार नहीं दिखता था। हमारे पास पूरे $1500 की पूंजी भी नहीं थी। मिस्टर जिम ने हमारा हौसला बढ़ाया। मेरे नेगेटिव विचार दूर हो गए। पॉल को मैं सहयोग करने लगी। पॉल का बिजनेस बढ़ने लगा। एक ड्रीम नाइट फंक्शन में जिम और डायना मार्टिन भाषण नहीं देने वाले थे, मगर बिल ब्रेट ने उन्हें बुलाकर कहा कि अपना अनुभव सबके साथ बांटो। मुझे मालूम है उस सुबह जिम रो रहा था क्योंकि डायना ने उसे कुछ कह दिया था। जिम बता रहा था कि जब तक वो सही मार्गदर्शक ना ढूंढ ले तब तक डायना को किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आज रात जो बात उन्होंने आपको बताई और उस बात का आप पर जो प्रभाव पड़ा, ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ा था हम दोनों पर उस ड्रीम नाइट में जब दोनों ने हमारा मार्गदर्शन किया था। उस रात के बाद मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया और मेरे बदले हुए एटीट्यूड की बदौलत पॉल का कारोबार बढ़ने लगा। बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या हमने ये महसूस की कि हमने बिजनेस शुरू तो किया पैसों से, मगर अब उसे चलाने में, बढ़ाने में भी पैसों की जरूरत आ पड़ती थी। अन्य बिजनेस की अपेक्षा इस बिजनेस में भी कम पैसों की लागत से हमारे पास पैसे भले ही कम थे, मगर हमारे पास बुद्धि थी, शक्ति थी, हमारे पास हिम्मत थी, हमारे साथ विश्वास था, हमारे पास एक दूसरे पर अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। हम ज्यादा घूमने लगे, प्लान समझाने लगे, रात देर रात तक एमवे का ही कार्य करते रहे। उस ड्रीम नाइट फंक्शन ने हमारे में काफी परिवर्तन कर दिया था। हमें भले ही तुरंत परिणाम न भी मिले, फिर भी बिना निराश हुए हिम्मत से हम प्लान्स बताते रहे। प्लान बताते वक्त कभी ऐसा लगता था कि ये प्लान लोगों के दिमाग में नहीं जाता है, मगर जब हम डटे रहे तो बाद में धीरे धीरे हमारे प्रयासों का परिणाम आने लगा। लोग हमारे बिजनेस में जुड़ने लगे, हम भी पैसे कमाने लगे। पैसे कमाने पर हमारा हौसला और बढ़ गया। अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको भी कभी कभी कमाई करने के लिए थोड़े वक्त इंतजार करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में जुड़े ही रहे तो एक न एक दिन आप पैसे कमाने लगेंगे। हमने हमारे कमाए हुए पैसे वापस बिजनेस में डाल दिए ताकि हमारा बिजनेस मजबूत बने। अब आय बढ़ने से थोड़ा रिलैक्स होने लगे। गैस के बिल, कार की मरम्मत के बिल, फंक्शन फीस आदि हम अपने एक्स्ट्रा आय से भरने लगे। अब भी हम अपने किराए के मकान में रहते थे, पुराने कपड़ों से काम चला लेते थे, पुरानी कार चलाते थे, हमारी जॉब्स भी चालू रखी थी। वैसे लोग भी हमारे बिजनेस में जुड़ने लगे जिनकी आय हमारी आय से ज्यादा थी। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ने लगी हम छोटे मोटे खर्च करने लगे। मैंने 1-2 ड्रेस खरीदे, मैंने नए जूते खरीदे। पैसा जब पर्स में होता है तो खरीदी में एक खुमारी सी महसूस होती है। मैंने और पॉल ने अपनी पहली कैडिलैक कार खरीदी। मैंने पॉल को क्रिसमस के अवसर पर $300 की घड़ी भेंट की। हम हमारे पहले के हालात पर नजर डालें तो हमारे लिए ये फिजूल खर्ची थी, पर वो हमारे लिए हमारे बड़े सपने साकार करने की दिशा में उठाया हुआ पहला कदम था। बिजनेस में लगाए हुए पैसे जल्दी वापस नहीं आते हैं। बिजनेस रातों रात बढ़ता नहीं है।
आपको धैर्य रखना पड़ता है। आप अपनी पहचान छोड़कर और इसे अपनी तुलना मत कीजिए। हमने पहली बार रैली में हिस्सा लिया था, जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं। हमें देखना था कि क्या हम इस बिजनेस में जम पाएंगे। अगर आप बिजनेस को बीच में से नहीं छोड़ देते हैं और जारी रखते हैं, अपने प्लान को बताने की आदत में सुधार करते हैं, तो ये बिजनेस आपको अवश्य कमाई करवाएगा। आपको मेरी एक सलाह है कि पीछे जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। इस बिजनेस में टिके रहने पर कोई नुकसान नहीं है। आज डायमंड बनने पर हमें यह एहसास होता है कि हम हमारे सपनों का जीवन जी रहे हैं। मैं पत्नियों को भी एक हिदायत देना चाहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड बिजनेस को बढ़ावा देने बाहर जाते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि उनके दूर जाने से उनका आपके प्रति प्रेम कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचती है तो ये आपकी गलत धारणा है। इससे आपके पति खुश रहते हैं और उनकी खुशी में आप खुश रहना सीख लीजिए। अगर आपके पति अपने बिजनेस को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप धीरज रखिए। आप उन्हें अपना प्रेम दीजिए। आज वो जो आपके लिए नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप चिंतित नहीं हो। आप उन्हें बता दो कि उनकी मर्जी में आपकी मर्जी समाई है। डॉक्टर वेन ने जब जिम और डायना को इंट्रोड्यूस किया तब कहा था, डायमंड बनना, पैसों की आय बढ़ाना मुझे इतना रोमांचित नहीं करता है जितना कि मुझे हमारे जीवन में आए हुए बदलाव रोमांचित करते हैं। आज पॉल और मैं पति पत्नी के संबंध का सच्चा आनंद ले रहे हैं। हम आज एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं। हम हमारी आर्थिक समस्याएं भूल गए हैं। बिजनेस नहीं बढ़ने पर जो तनाव होता था वो भूल गए हैं। एक दूसरे के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हम सीख गए हैं। आध्यात्मिक रूप में भी हमारे जीवन का विकास हुआ है। पहले मैं जिस बात को मानती थी उस बात का आचरण नहीं कर सकती थी, और सही ढंग से बिजनेस करने पर आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। बिजनेस के द्वारा हम सिद्ध कर सके कि बिजनेस को हम मानते थे, और सही ढंग से बिजनेस करने पर आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। मुझे पॉल पर बहुत नाज है। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मिल गया है। ईश्वर की कृपा से हम बेहतर इंसान बन पाते हैं। जीवन में सकारात्मक विचार और आचरण को स्थान दो। आज मुझे और पॉल को पैसा खर्च करने पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो हम करना चाहते हैं वो हम करते हैं। मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं प्राइस टैग नहीं देखती। जो चीज मुझे पसंद आती है वो खरीद लेती हूँ, चाहे वो ड्रेस हो, पर्स हो, जूते हो या कुछ भी हो। पॉल भी अपने लिए अपने पसंद के सूट्स खरीदता है, स्पोर्ट्स टी शर्ट खरीदता है। हम सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हमें वो वक्त भी याद है जब हमारे पास पैसे नहीं थे। अब जब पैसे आने की कोई सीमा नहीं है तो फिर खर्च भी कर लेते हैं। मैं पॉल को प्रेम करती हूँ, उसका आदर करती हूँ, और उसने जिस तरह बिजनेस को बढ़ाया मैं उसकी सराहना करती हूँ। वो इतना महान है कि उसके साथ जीने में मजा आता है। उन्हें न तो देर रात तक जागने के लिए, न तो सुबह जल्दी उठने के लिए कोई शिकवा गिला है। बाहर जाते वक्त वो हमेशा खुश रहता है। उसके पास उम्दा एटीट्यूड है और वो बहुत ही विचारशील है। मेरे साथ के व्यवहार में वो मुझे कभी गुलदस्ता भेजता है। परिवार के साथ रहने के लिए हमने कुछ दिन छुट्टी रख ली तो उसने एक फूल के साथ संदेश भेजा, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे और मैरी लैंजी के साथ बिताने का मुझे इंतजार है। मैं मैरी के साथ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो वो कहता है कि मैरी को मैं बाहर घुमा के लाता हूँ, तुम थोड़ी सी झपकी ले लो। उसके ऐसे सद्व्यवहार पर मुझे भी अच्छी पत्नी बनने का प्रोत्साहन मिलता है। मेरी सारी खुशी पॉल की खुशी में ही समाई हुई है। मैं वही चीजें करना पसंद करती हूँ जिससे पॉल खुश हो। मैं वैसे ही काम करती हूँ जिससे मेरी घरेलू खुशी बढ़े। जब वो रात को देर से सोता है तो मैं उसे सुबह देर तक आराम से सोने देती हूँ। बेडरूम से फोन सॉकेट से निकाल कर रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाकर उसके बिस्तर के पास ले जाती हूँ ताकि उठने पर उसे गरम गरम नाश्ता मिले। उसे जॉगिंग का शौक है तो हम पार्क में जाते हैं और मुझे उसे जॉगिंग करते देखने में मजा आता है। उसको आरामदेही जीवन पसंद है। हम आजकल आराम से ही जीते हैं। पॉल ने आपको मैरी लैंजी के बारे में बताया। उसकी उम्र 18 महीना है। हमारा समय उसके साथ आनंद से बीतता है। वो हमारी इकलौती बेटी है। वो हमारी निगाहों के तले बड़ी होती जा रही है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है।
वो अपनी पसंद नापसंद इशारों से दिखलाती है। मैं उसे लोरी गाकर सुलाती हूँ। मैं सोई हुई होती हूँ तो आकर मुझसे लिपट जाती है। वो मेरी चीजों को पहचानती है। वो सुबह जल्दी उठती है तो मेरा गाउन लाकर मुझे जगाती है कि ले, ये गाउन पहन ले और मुझे बाहर ले चल। जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो पैसा होना जरूरी है, मगर वो पैसों से बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। मुझे उसके लिए छोटी छोटी खरीदारी करने में मजा आता है। मैंने उसके लिए एक बेबी सीटर रखी है, वो अच्छी है। हम बाहर जाते हैं तो बेबी सीटर को भी होटल में बेबी के साथ अलग कमरा दिलवाते हैं। उसको हमारे साथ प्लेन में भी ले जाते हैं। हम लोगों को पैसा देते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं। हमारे घर के आंगन में एक बगीचा है। उसकी देखभाल के लिए हमने माली रखा है। उसके द्वारा हमारा बाग अच्छी तरह से साफ सुफ करना, खाद डालना, नए गमले लाना, खाद बनवाना, ये सब मैं सुपरवाइज करती हूँ। हमारे बाग में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। पूरे घर का काम करने के लिए एक काम वाली रखी है। वो सारे घर का काम करती है। मैं क्रिसमस को मेरे मायके गई थी। वहां से लौटते वक्त हमारे पास बेबी को गिफ्ट दिए खिलौने बहुत थे। पूरी गाड़ी भर के सामान लाई थी। जिस दिन मैं वापस आई उसी दिन रॉकी कबिंगस्टन के यहाँ क्रिसमस पार्टी रखी थी। वहाँ डायरेक्ट्स भी आने वाले थे। हमारे लिए पार्टी में जाना जरूरी था। हम कपड़े बदलकर पार्टी में गए, मगर मैं कुछ अपसेट थी क्योंकि घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। मगर पार्टी से जब घर लौटी तो सब कुछ अच्छी तरह से सजा कर रखा था, जैसे घर से कोई बाहर गया ही ना हो। और एक चिट्ठी छोड़ी थी टेबल पर कि यहाँ आपके घर काम करने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। हमारे डायमंड होने पर हम ऐसी टेंशन फ्री सुविधा पा सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए झेली हुई हर कठिनाई याद भी आती है और भुलाई भी जाती है। एक बार बिल और पेगी की कार बिगड़ गई थी तो कार की सीट निकालकर वो लोग बाहर सोए थे और हम महिलाएं कार में सोई थी। हर हालात में हमने आनंद लिया। मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मैंने मेरी सुहाग रात पे जो सपने देखे थे वो आज सच हो गए हैं। पहले कर्ज लेकर घूमने गई थी, बाद में एमवे के खर्च पर हर साल डायमंड क्लब की ओर से विश्व के सुंदर स्थलों की मुलाकातें की। आप भी अपने आप को पहले जहां से हमने बिजनेस शुरू किया था उस स्थान पर रखकर देखिए। भविष्य में आप हमारे आज के स्थान पर आ सकते हैं। आपके पास भी वही एमवे प्लान है जो हमारे पास था। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब फाइटर बनेंगे, मुंह छिपाकर मैदान छोड़ने वाले नहीं। आप दृढ़ता पूर्वक निर्णय कीजिए, अपने निर्णय पर टिके रहिए, आने वाली मुश्किलों से लड़ने का इरादा रखिए। जिम और डायना ने भी यही किया था। टेप सुनिए और तय कीजिए कि मुसीबतें कभी भी आपके लिए नहीं हैं। अगर लड़ते रहे तो जंग में जीत आपकी होगी। आपको पॉल को सुनने का अवसर एक हफ्ते से मिल रहा है। मैं तो पूरी जिंदगी उसके साथ हूँ। ये मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। मेरी और पॉल की पहली मुलाकात एक मैरिज में हुई थी। मैं ब्राइड्समेड थी। हम दोनों पहली ही नजर में अपना दिल खो बैठे। हमारे बीच 5 साल तक डेटिंग चली। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, मगर हमारे लिए ईश्वर की योजना अलग थी। पॉल के परिचय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। वो परोपकारी और दयालु इंसान है। उसके शरीर में स्वार्थ नाम की कोई हड्डी ही नहीं है। उसने वेन और कैरोल को बाइबल दिया। कितना ख्याल रखता है वो अपने चाहने वालों का। वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए तुच्छ माने जाने वाले कार्य भी मेरे लिए करता है। अपने हृदय, वाणी और कर्म से वह सच्चा क्रिश्चियन है। वो मेरा पॉल है। मेरे जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरा ही रहेगा। मैं उसे चाहती हूँ। आज की रात आप उसके भाषण का आनंद उठाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप एंजॉय करेंगे ही। ये माइक्रोफोन एक बार फिर से मेरे पॉल को आपकी खुशी के लिए। बहुत अच्छा। मुझे आज कुछ ज्यादा नहीं कहना है। कुछ ही देर में ये रैली समाप्त हो जाएगी और आप अपने घर जाकर सो जाओगे। आज की बात में मैं आपसे मेरे अनुभव शेयर करूंगा।
मैंने मेरे विषय को नाम दिया है चाइनीज बैम्बू ट्री। इससे पहले कि हम विषय में प्रवेश करें, आपको मेरे बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। मैं आपको अपने बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूं। जिस शहर में मैं बड़ा हुआ, वो शहर बहुत ही छोटा है और नॉर्थ कैरोलिना की पूर्व दिशा में है। इस शहर का नाम है आइडिन। यह छोटा शहर है जो ईस्ट टाउन यूनिवर्सिटी के पास आया है। जब मैं बड़ा हो रहा था, इस शहर में भी परिवर्तन हो रहे थे। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के एक कोच ने मुझे एमवे का परिचय कराया। यूनिवर्सिटी के लोग इल्जाम लगाते थे कि कोच पॉल मिलर को अपना एजेंट के रूप में इस्तेमाल करता है। तब कोच ने बताया कि यह लड़का एमवे बिजनेस कर ही नहीं सकता क्योंकि यह बहुत शर्मीला है, यह दूसरे आदमियों से बात नहीं कर सकता। मेरी पहली नौकरी घास काटने की थी। मुझे बड़े मैदानों में घास काटना था। वेतन था $1। अगर घास अच्छा कटा तो $2। यहां से फिर मैंने पेपर बॉय की नौकरी की। मुझे साइकिल मिली और मैंने ठंडी में, गर्मी में, बरसात में हर एक को सही वक्त पर अखबार पहुंचाया। तूफान में मुझे अखबार पोस्ट बैग में रखना पड़ता था। ज्यादा पवन में मेरी साइकिल उड़ जाती थी। ठंडी के मौसम में मैंने बेहोश होने तक अखबार डिलीवर किए थे। इसके बाद मैंने सुअर को वैक्सीन लगाने वाली कीट के वितरण की नौकरी ली। गांव में जाकर सुअरों को पकड़ के उन्हें वैक्सीन देना पड़ता था। बाद में ग्रेजुएट हो जाने पर मुझे प्रोविजन स्टोर में नौकरी मिली। इसमें ग्रोसरी के थैले भरने पड़ते थे और कारों के पीछे भागना पड़ता था। थोड़े रोज बाद नॉर्थ कैरोलिना की टोबैको इंडस्ट्रीज में नौकरी मिली। वहां मुझे सुबह में 6 बजे उठना पड़ता। पिकअप वैन जब घर के पास से गुजरे तो मुझे कूदकर अन्य 6-7 मजदूरों के साथ बैठना पड़ता। पहला काम 25 फीट की कोठी में से सूखी तंबाकू निकालना, उसकी टोकरी सिर पर लेकर ऊपर चढ़ाना। यह सूखी तंबाकू कभी पूरे बदन पर गिर जाती। फिर तंबाकू की खेत में जाकर काम करना पड़ता। वहां प्रतिदिन $5 की तनख्वाह मिलती थी। टोबैको क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा। मैं सकरर बना। मुझे तंबाकू के पौधे से शक्कर को दूर करना पड़ता था ताकि उसका विकास हो, उसके पत्ते बड़े हों। इसके बाद फिर मैं ट्रकर बना, ट्रक ड्राइवर बना। फिर रिक्रिएशन लाउंज में रखा गया जहां मैदान में लाइमिंग करना था। बाद में सबसे अप्रिय जॉब मिली, सॉफ्ट बॉल अंपायर की। बाद में एमवे प्लान में जुड़ा, मगर एक शर्त पर कि मुझे कभी बोलना नहीं होगा। अब मैं सोचता हूं कि 24 साल की उम्र के बाद मैं क्यों एमवे में जुड़ा। मेरे हेड कोच मेरे बारे में पूर्वानुमान बनाए हुए थे। जब मैं छोटा था तब मेरे कानों में दर्द हुआ करता था क्योंकि 4 बार उसका ऑपरेशन हुआ था। बहुत बार ऐसा होता कि टीचर क्या कह रही है यह मैं सुन नहीं पाता। टीचर मेरा नाम पुकारती और मैं उसे सुन नहीं पाता। फिर वो नाराज हो जाती और मुझे बेंच पर खड़ा कर देती और मुझे सजा देती। अपने खुद के इमेज के लिए यह कोई गौरवशाली बात नहीं है। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा। उसका नाम था जेनीफेथ। जेनीफेथ एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ मैं काफी वक्त गुजारता था। मैंने उसे फ्रेंडशिप रिंग भी दी थी। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बार मैंने उसे फ्रेंडशिप रिंग दी थी और उसी रिंग के सहारे हम काफी दिनों तक साथ साथ रहे थे। मगर इतने दिनों तक साथ रहने के बावजूद भी उसे किस करने की हिम्मत मुझे नहीं हुई। और मेरी कोई ऐसी खुद की खास इमेज भी तो नहीं थी। ऐसा होता है ना कि आप मंजिल के करीब जाते हैं और आपको लगता है कि यही मेरी मंजिल है। यह सोचकर कि मुझ में ही कोई कमी है, मैंने 3 साल तक उसे किस नहीं किया। नॉर्थ कैरोलिना में कम से कम 1% लोग कैथलिक हैं और फिर मैं भी कैथलिक था। हमारे स्कूल में एक टीचर थी। उस वक्त मैं इस हकीकत को नहीं जानता था कि वो टीचर कैथलिकों को पसंद नहीं करती थी, जो अब मैं जान गया हूं। मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना रिडिकुलस सवाल पूछेगी, मगर उसने वो सवाल पूछा और एक स्टेटमेंट किया कैथलिकों के बारे में। और उसने मुझे सिंगल आउट करते हुए पूछा कि तुम भी उन लोगों में से एक हो ना। पूरी क्लास स्तब्ध हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। और फिर क्या था, बाकी के स्टूडेंट्स भी इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे। उन्हें तो बना बनाया खेल मिल गया मुझे चिढ़ाने का।
मैं सच्चे प्यार की हमेशा कद्र करता हूं, दूसरों के और अपने भी। 4 सालों से मैं उस लड़की को जानता था। 10वीं कक्षा से लेकर नॉर्थ कैरोलिना के यूनिवर्सिटी तक मैं उसे बेहद प्यार करता था। उसके लिए मैं पागल हो गया था। और जब उसने भी कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है, ओह माय गॉड, क्या बताऊं आपको, सब कुछ एकदम बदल गया। सारी दुनिया खूबसूरत और रंगीन लगने लगी। एक शाम मैं उसे मिलने गया। उसकी मां ने बताया कि वो अभी अभी बाहर से लौटी हैं और नहा रही है। फिर मैं उसका इंतजार करने लगा उसी के हॉल में। वक्त काटने के लिए मैं वहां पड़ी किताबें उठाकर पढ़ने लगा तो मेरे हाथ उसकी एक इंग्लिश की बुक लगी, एक मैथ्स की और एक नोटबुक भी मेरे हाथ लगी। मैं उसे यूं ही पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं उस लिविंग रूम में लगी शेल्फ के पास गया। वहां पर भी किताबें रखी हुई थीं। मैंने 1-2 किताबें उठाई और वक्त काटने के लिए उसे भी पढ़ने लगा। उन किताबों में से मुझे कुछ चिट्ठियां और उसका बायोडेटा मिला। बायोडेटा पढ़कर मुझे यह पता चला कि वो मुझसे 2 साल छोटी है और वो चिट्ठियां उसने किसी और को लिखी थीं। उसमें उसने लिखा था कि प्रिय सो एंड सो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं और मैं पॉल मिलर को बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो दंग रह गया। फिर कुछ क्षणों के बाद वो बाहर आई मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराकर उसने पूछा कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं, चुप रहूं या फिर कुछ और। मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने कमरे में था। मुझे याद है मेरे पास एक पूल टेबल था और मैंने सारी बात ही बिगाड़ दी थी। मैंने टेबल उठाया था और जिसकी वजह से टेबल पर पड़ी सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थीं। मेरे पिताजी, मेरे हीरो, जो उन साहब के साथ खड़े हैं, और उस वक्त और 2-3 लोग जो वहां खड़े थे, उन्होंने कहा था कि यह तो एकदम बचकाना बात है। यह भी कहा था कि यह एकदम मूर्खतापूर्ण बात है जो तुमने की है। और आज तक मैं अपनी वो मूर्खतापूर्ण और बचकानी बात जो मैंने उनके सामने की थी, जो उसे देख रहे थे, भूला नहीं पाया हूं। मेरा भाई बहुत ही जीनियस था, मगर मुझे उसका जरा भी फायदा नहीं हुआ। वो जो भी सिलेक्ट करता वो उसे अपने आप ही आ जाता। उसने मैथमेटिक्स में भी अच्छे नंबर लाए थे। वो चाहता था कि वो गिटार सीखे और वो सीख गया। और एक तरफ मैं एक जोकर बनकर रह गया था। मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था, एक स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, मगर वहां मेरी दाल नहीं गली। पिछले साल मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था और मैं जीत गया, मगर उसके कैंपेन में आप में से कोई नहीं था। मगर मेरे जो हीरो थे उनमें से एक ने मुझे कहा कि बेटे चढ़ जा सूली पर, और मैं चढ़ गया। फिर अचानक लोग मेरे बारे में बातें करने लगे। उस लड़की ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। 11 साल जो मेरे दोस्त थे वो भी मुझे नीचा दिखाने में व्यस्त हो गए थे। और मैं इलेक्शन हार गया, सिर्फ 6-7 वोटों से। उन्होंने मुझे बाहर कर दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरा सिर्फ मरना ही बाकी रह गया था। मैं पूरे साल भर किसी के साथ डेट पर नहीं जा पाया। नया होने के कारण मैंने किसी से कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं की। जब पहली सेमेस्टर हुई थी तो पहले सेमेस्टर के शुरुआत के दौर में मुझे बी एवरेज मिला था। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि वो अब मुझे निकाल देंगे। मैं घर वापस जाना चाहता था, मगर पढ़ाई छोड़ने के लिए भी मैं डर रहा था। फुटबॉल के मैदान पर जब मैं नया था तब हमारी नए लोगों की एक टीम थी और एक वर्सिटी टीम थी। बड़े मैच के पहले वाले दिन एक बड़ा बेनिफिट मैच रखा गया था, कैरोलिन वर्सेस ड्यूक। मैं वहां खड़ा था और कोच कुछ समझा रहा था। हेड कोच टीम को कुछ बता रहा था। यह आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और मेरे कानों में उसने एक जोक कहा। धीरे से मैं हंस पड़ा। हेड कोच के कानों तक मेरी हंसी जा पड़ी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, फुटबॉल उठाया और उसे मेरी तरफ जोर से फेंका, मुझे मारने के लिए। उसने मुझसे कहा, ग्राउंड से बाहर चले जाओ। पूरी टीम मुझे ताकने लगी। हेड कोच सोचने लगा, क्यों यह टीम का कैप्टन नहीं हो सका? क्यों यह लोगों से बात नहीं कर सकता? क्यों यह इन सारे लड़कों के आगे खड़ा नहीं हो सकता? मेरे टीम के सदस्यों ने कुछ भी नहीं कहा था। मैं कॉलेज में गया, लॉ कॉलेज में गया।
मैंने लॉ कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई की। मैं कोई ब्रिलियंट नहीं था। मैंने बहुत कोर्सेज किए, इनकम टैक्स भी, जिसकी मुझे आज सख्त जरूरत है। अकाउंट्स के वक्त उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया और फिर मुझे दोबारा सारी बातें फिर से करनी पड़ी। फिर मैं बिजनेस में चला आया। मुझे लगा कि मैं फुटबॉल टीम में हूं। मेरे ही होम टाउन में मैं तकरीबन हर एक स्कूल में गया और मैंने पोस्टर्स और पिक्चर्स लगाए। मैं लगभग 40 स्कूल्स में गया और फिर 40 स्कूलों में जाने के बाद, जैसे मेरे स्कूल में कोच था, उसने मैं जो कुछ कर रहा था उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मेरे पास उस वक्त 18 लोग थे। फिर मैंने अगले साल भी वही बातें दूसरे शहरों में दोहराई। उस वक्त मेरे साथ 8 लोग थे। एक बड़ी फुटबॉल टीम, बड़े शहरों के लोगों को लेकर बनाई गई एक बड़ी टीम। 8 लोगों को मैंने 4 साल तक रिक्रूट किया था। मैंने स्कूल के एथलीट्स को नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने के लिए रिक्रूट किया। आपको पता है कितने लोगों को मैंने रिक्रूट किया? बहुत सारे लोगों को, मगर उनमें से एक को भी मैं एमवे से जोड़ नहीं पाया। इसीलिए मैं दूसरे बिजनेस में चला गया। इस आदमी ने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के एलुमनी में बुलाया। उसके पास एक बहुत बड़ी आइडिया थी जिससे करोड़ों कमाए जा सकते थे, मगर वो चाहता था कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊं और उसके बिजनेस को प्रमोट करूं। वो एक और फुटबॉल प्लेयर को भी चाहता था और वो था सेव अ स्पेल। आपने उसे कभी देखा है? आप अपना ड्रिंक उठाकर खिड़की की तरफ देखिए। वो है एलेक्स। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ रहूं तो मैं एक साल में $50,000 कमा सकता हूं। फिर मैं सबसे यही बात कहने लगा। फिर हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है चक, और जिसमें और भी एक व्यक्ति है, याला नोबेल, जिसने बिल ब्रिट को स्पॉन्सर किया था। उसने छोड़ दिया। मतलब टोनी, चक, मुझे लगा कि एमवे में कुछ गड़बड़ है। वो मुझे ये बताने को राजी नहीं थे। मुझे लगा कि बिल ब्रिट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो आदमी जो वन लेगेड डायरेक्ट है, वो क्या कर रहा था? छोड़ रहा था। क्या मैं भी? मेरे स्पॉन्सर ने भी छोड़ दिया। एक वन लेगेड डायरेक्ट, उसने भी छोड़ दिया क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। वो मेरे पिताजी से मिला, मेरी मां से मिला। उसे डर था कहीं मुझे ज्यादा टैक्स तो नहीं भरना पड़ रहा है। मेरा भाई, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरे होम टाउन में, जहां मैंने थोड़ा बहुत नाम कमाया था, मैं जहां जहां गया मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उल्टा मुझे कहने लगे कि पॉल, तुम तो लॉस में हो, तुम बहुत ही खराब काम कर रहे हो। तो किसी ने कहा, पॉल, मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे यह काम नहीं करना है। फुटबॉल टीम के लिए उस आदमी ने कहा कि मैं अपने दोस्तों को यूं ही जाया नहीं करूंगा, और वो कोच मुझे आलसी कहकर बुलाता था। तो मैं एमवे में बहुत महीनों तक रहा, करीबन 6 महीनों तक, और मेरे साथ सिर्फ एक आदमी रह गया था, सिर्फ एक ही आदमी। एक कपल जो कि उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां मैं भी रहता था। वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे, और यही कहानी है मेरे बिजनेस की 6 महीने बाद। फिर हमारे साथ एक और लड़की जुड़ गई। वो 50-60 पाउंड से ओवरवेट थी और मौत से काफी डरती थी। मैंने उसके लिए काफी मीटिंग्स का आयोजन किया था, मगर वो मीटिंग में मिले लोगों को कभी कॉल नहीं करती। सितंबर 1974 में मैंने इस बिजनेस में प्रवेश किया। 6 महीने बाद मुझे एक आदमी मिला। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमने एक और आदमी को शामिल कर लिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान मैंने काफी वक्त गुजारा रैलीज में, और मेरी पहचान कुछ लोगों से हुई, जैसे कि जिम और मैं ऐसी चीजों में इनिशिएटिव लेने लगे। मैं कभी आगे नहीं बैठता, हमेशा पीछे जाकर बैठ जाता। 3-4 रोज पीछे बैठ जाता। मैं आगे आकर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता, मगर मैं वहां चला आया था और मैंने उनको बातें करते सुना जो कि बिल्कुल सही थी, और मैं वो करना भी चाहता था। और लोग स्टेज पर आकर कहते, मैंने 1500 का पीवी किया मेरे हीरो के साथ। वो 4000 किलोमीटर चलकर गए थे वॉल्ट्स तक। मुझे लगा कि मैं उनके आसपास रहूं, और मैं सोचने लगा कि ये लोग असंभव बातों को कैसे संभव कर पाते हैं। और मैं उनसे बहुत प्रेरित हो गया और उनमें विश्वास करने लगा। जब मैं घर लौटा
तब मैं जरा घबरा गया था। पॉल, तुम मूर्ख हो। पॉल, तुम लोगों से बात नहीं कर सकते। तुम लोगों से अच्छी तरह से चर्चा नहीं कर सकते। सिर्फ अपने आप से बातें मत करो। देखो, तुम्हारे दोस्त तो तुमसे आगे निकल गए। मैं और ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तुम एमवे में किस लिए हो? मुझे और ज्यादा समय तक इन सवालों को जवाब देना पसंद नहीं था। फिर मैं उस जबरदस्त वीकेंड से लौट आया और हमारे वो $135 वाले अपार्टमेंट में जाकर बैठ गया, जहां एयर कंडीशनर नहीं था, फैंसी फर्नीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक सेकेंड हैंड कार मेरे सामने वाले गैराज में पार्क थी। मैं वहां बैठकर अपने आप से कहता कि किसी को बुलाने के लिए तुम हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते। मेरे पास बॉक्स और बोर्ड और एक स्टीरियो सेट था और दूसरे वॉल के नजदीक टेलीफोन था। हमारे बेडरूम में हमारे सर्वोत्तम बेड के बावजूद, हमारे सर्वोत्तम टेबल के बावजूद, हमारे सर्वोत्तम रेडियो के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि किसी को बुलाऊं। इसका कारण यह था कि मैं लोगों से ना सुनना पसंद नहीं करता था। 16 महीनों में हमारे पास सिर्फ 2 थे, बस इतने ही। हम ड्रीम नाइट गए थे यह सोचकर कि कितने लोग पॉल मिलर के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। पॉल और डेबी। हमारे साथ उन दिनों एक गरीब कपल जुड़ गया और उनके साथ और 2 कपल्स। उसमें से एक कपल बीमार हो गया और वो पूरे वीकेंड होटल के कमरे में ही रहे। अब मेरे साथ सिर्फ एक ही लड़की रह गई थी और उसके पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो डेबी और मेरे साथ हमारे रूम में ही रही। और यही था पॉल और डेबी मिलर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। दिसंबर 1975 में, उन 16 महीनों बाद, मैं काफी उकता गया था। उसके बाद वाले संडे मैं वहां गया था और उनकी वो सक्सेस की कहानियां सुनकर काफी उत्तेजित हो उठा। जब प्लान को अच्छी तरह से बना नहीं सकते और आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो आप बेचैन हो उठते हैं। और फिर एक डायमंड उठ खड़ा हुआ और वो स्टेज पर आ गया और उसने अपना स्लाइड शो दिखाना शुरू किया। ओह माय गुडनेस, वो देखकर मैं तो दंग रह गया। मैंने देखा मेरा गोल्ड पिकअप ट्रक, मेरा चिकन फार्म, जिसे मैं जगह जगह तलाश कर रहा था। मैं फिर से खो गया। मुझे लगा, अरे वाह, और एक बड़ी डील। मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसे सही समय पर सब कुछ अच्छा मिला था और वो छोड़कर भी नहीं गया था, क्योंकि वो बिल ब्रिट को जानता था। उसे मालूम था कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं पगला गया था और टूटने भी लगा था और मेरी लॉ की एग्जाम भी करीब थी और मैं बीमार भी हो गया था। हम अंत में पहुंचे और सारा सेशन मिस हो गया। पैसे भी नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि कब तुम पैसे कमाओगे, कब तुम थोड़े बहुत पैसे कमाओगे, कब तक तुम पैसे कमाकर दिखाओगे, तुमने कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे तुम बर्बाद कर चुके हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, कहीं नौकरी कर लो। ना ही मुझे नौकरी करनी थी और ना ही मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी थी। दोस्तों, जब मैं लॉ कॉलेज में था उस वक्त कुछ बातें मेरे कानों तक आईं, जैसे आपने मिलर के बारे में सुना है, वो एमवे के साथ जुड़ा हुआ है, वो बिजनेस गैर कानूनी है, वगैरह वगैरह। मगर उन बेचारों को कौन समझाता। मगर मेरे अंदर से एक आवाज बार बार उठती थी कि कुछ भी हो जाए मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि मुझे सिर्फ काम करना है। मैं जानता था कि जो कुछ मैंने देखा है वो सही है। मैं इस बात का इकरार नहीं करना चाहता था कि मैं गलत हूं। और जब जिम मार्टिन स्टेज पर आए, जिम मार्टिन एक हीरो थे। जिम एक एथलीट भी थे और बास्केटबॉल प्लेयर भी थे। वो एक प्रोफेशनल थे जैसे कि मैं बनना चाहता था। बड़ी डील, स्टेटस। मैं अपने आप को वकील समझता था, मगर अब तक मैं सिर्फ पढ़ ही रहा था। जब मैं जिम से मिला तब डेबी ने उनसे कहा कि वो मुझे वहां भेज देगी और फिर मुझे मेरा ठिकाना मिल गया। मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे अपने हाथों से सहारा दे सकता था, जो मुझे अपने हाथों से तराश सकता था। एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा विनर था। वहां ऊपर स्टेज पर एक संडे मॉर्निंग को, जहां मैं इससे पहले कभी नहीं गया था, अपने आप को मैंने वहां पाया। उस संडे मॉर्निंग को जब मुझे पता चला कि वो सही हैं, मगर मुझे यह बताना बहुत ही मुश्किल था कि मैं क्यों डर रहा था। और मुझे उस दिन सुबह पता चला
और मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्यों हमारी सुबह अस्त व्यस्त थी। ये पता लगाने की कोशिश की कि मैं क्यों टूट चुका था। और जिम स्टेज पर आए और उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम डायमंड हो और तुमने हमारी टेप सुनी है। फिर उस सुबह मैंने व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय लिया जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। जब हम जनवरी के महीने में बाहर गए थे और हमने ये एम्वे का बिजनेस शुरू किया था, जिम और डायना की तरह, जिम ने निर्णय लिया और हम लोग जाने के लिए तैयार थे। डेबी और मैंने वॉशिंगटन डीसी को जब छोड़ा और घर चले आए, 5 घंटे हम लिंकन मेमोरियल में रुके थे। वहां हमने फोटो खिंचवाए थे। अब तक वो मेरे पास हैं। कहिए कि मैं वो करके ही रहूंगा। और जब घर चला आया तब मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फोन कॉल किया था। फिर मैं और कॉल्स करने लगा और फिर और ज्यादा। इससे शुरुआत हुई स्पॉन्सरिंग की, मगर उससे कोई बात नहीं बनी। आपको पता नहीं कि मैंने लोगों के पूरी स्कूल को स्पॉन्सर किया, जिसके बारे में हम इस शाम बात कर रहे थे। मैंने लोगों की फौज खड़ी कर दी। उसमें से बहुत सारे आधे रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे और जो बचे हुए थे उनको हमने संभाला। उनमें से जो 3 हमें मिले वो वाकई सीरियस थे। उन्होंने और 3 लोगों को जोड़ दिया और वो काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने टीम में जुड़ने का फैसला किया। और फिर अचानक मुझे 5 और मिल गए। 1976 से लेकर मार्च 1978 तक मैं कुछ खास नहीं कर पाया। उन पुराने दिनों में हमने ये स्लोगन नहीं सुना था कि हफ्ते में 5 या 6 रातें। अब तो आप सभी ने यह सुना होगा, क्यों नहीं सुना? जल्दी कुछ बनाओ, अपना प्लान दिखाओ, जल्दी कुछ बनाओ, अपना प्लान दिखाओ। हमने नहीं किया है। मैं हफ्ते में सिर्फ 3 रातें जाता था। 6 महीनों में मैं डायरेक्ट गया और लोगों को लगता था कि मैं टेरर हूं। यह आदमी हफ्ते में 3 बार बाहर रहता था और डायरेक्ट बन गया। डायरेक्ट बनने के बावजूद मैं इतना उत्साहित नहीं रहा कि मैं डायमंड बनूं, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी खुद की इमेज नहीं थी। उस वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डायमंड बन सकता हूं। मैंने अपने आप को कभी भी डायमंड होने के लिए लायक नहीं माना, जैसे कि आप में से कोई एक हो सकता है। मैं बहामा की वो बातें सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया था। वो थी कि अपने आप को कुछ बनाना, और वो भी जल्दी से, मतलब कम समय में, क्योंकि आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी जल्दी बड़ी हो सकती है जितनी जल्दी आप बड़े हो जाएंगे। मैंने सभी डायरेक्ट्स को प्रतिज्ञा लेने को कहा था। मैं कभी कभी उनको प्रार्थना करने को भी कहता। मैं सारे पैसे बैंक में भरने के लिए ले जाता। यह सब उस वक्त की बात है जब मैं मेंटली उच्चतम शिखर पर था। 1978 के एक वीकेंड में जाने की मैं सोच रहा था। मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं डायमंड डायरेक्ट नहीं बनना चाहता था। मैं वहां गया क्योंकि मैं फ्लोरिडा देखना चाहता था। मैं वहां गया क्योंकि मैं स्विमिंग पूल के किनारे जाकर सोना चाहता था। और मैं चाहता था कि सभी डायमंड्स मुझे देखें और अपने ग्रुप को यह बताएं कि उन्होंने एक डायमंड को इस तरह देखा, इस तरह कि वो एक स्विमिंग पूल के किनारे सोया था और हमने उससे बातें की जैसे कि हम जिगरी दोस्त हो। दैट्स राइट। हां, मैं ये नहीं जानता हूं कि ये सही वीकेंड है या नहीं, मगर वहां एक आदमी हुआ करता था जो एग्जैक्टली मेरे पीछे बैठा करता था। और डेक्स्टर येगर ने कहा, सभी लोग खड़े हो जाए। ये आदमी भी खड़ा हो गया और उसका नाम था जेरी मेडिस। वो डायमंड था। मुझे हमेशा लगता था कि जेरी मेडिस मुझसे 1 फुट ऊंचा है, मगर वो नहीं था। वो एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा मतलब मुझसे उम्र में ज्यादा। और मैं मुझे ऐसा लगता था क्योंकि वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता था। आपको नहीं लगता कि ये मजे की बात है? वहां और एक आदमी था जिसका नाम गैरी था। मैं एक बार गैरी के पास गया और मैं उसके बगल में जा खड़ा रहा। एक डायमंड के इतने करीब जाकर खड़े होने का मेरा लाइफ। मैं वहां गया। मैंने इतना साहस आज तक कभी नहीं किया था। और मैं चक मी को जानता हूं। वो एक जिंदा दिल इंसान है। हे, मैं चक मी हूं। आप कैसे हैं? और मैं कहता कि चक, आप में इतना साहस और धैर्य है, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं आप जैसा कभी नहीं कर सकता। मगर मैं उसकी तरफ गया, थोड़ा साहस जुटाकर उस डायमंड के पास गया, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे सुनता रहा, उससे हाथ मिलाया। फिर मैं और एक डायमंड के पास गया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। आपको बता दूं कि मेरे पास उस वक्त
5 लेग्स थे और वो सभी जिनको हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने की तमन्ना थी, हर 6 हफ्ते के बाद वो भी। मेरे साथ वो लोग भी थे और एक डायरेक्ट भी। मैं खुद एक डायरेक्ट था और मैं काफी उत्तेजित भी था। मुझे नहीं पता कि क्यों, मगर मैं काफी उत्तेजित था उस वीकेंड में। और अचानक मैं इस क्रेजी प्लान को लेकर सामने आया। वेन ने इस आदमी के बारे में बात की थी। वो था गैरी। वो सारी रात तक जागता रहा और अचानक सुबह 4 बजे उसे यह प्लान मिला। फिर बताइए हम क्या करें? और वो उसके साथ चला आया। मैंने कहा, डेबी, इस अगस्त तक हम डायमंड्स बन जाएंगे। अब मार्च चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, हमारे पास 6 महीने हैं। और डेबी एक अच्छी बीवी होने के नाते पता है उसने क्या किया? उसने मुझे हौसला दिया, जैसे कि आप में से कईयों ने अपने पतियों को दिया होगा जब वो डायरेक्ट बनने जा रहे होंगे। तब आपको शायद डर लगता होगा कि आपके पति शायद वो न बन पाए जो वो बनना चाहते हैं, और फिर उनको ठेस भी तो लग सकती थी और वो शायद अपसेट भी हो जाते और उनकी खुद की इमेज भी तो गिर सकती थी और निराश होकर शायद वो कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो सकते थे। इसलिए वो मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा निर्णय पक्का था। मैंने कहा, बेबी, हम इस अगस्त के अंत तक ये करके ही रहेंगे। फिर पॉल और सिर्फ पॉल। मैंने कहा, डेबी, सारे घर को सजा दो। मैं जीतने के लिए तैयार हूं और मैं ये करके ही रहूंगा। मैं बदल चुका हूं। उसने कहा, पॉल चलो, पॉल सारे घर को सजाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम सारे घर को सजाएंगे। और फिर मैंने घर को सजाना शुरू किया। घर के बरामदे को सजाया, घर के बाथरूम को, अपने रेफ्रिजरेटर को, घर के खिड़कियों को, सभी जगह पर लिखा, डायमंड इन ऑगस्ट, डायमंड इन ऑगस्ट। वो मार्च महीना था। एक डायरेक्ट ने एक रीजनल रैली का आयोजन किया था। निकी एच। आई हैव निकी एच। मैं निकी एच का कर्जा कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए जो किया था मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्योंकि जब से मैं उसके छत्र छाया में आया था, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उसने मुझे उसके रीजनल रैली में सबके सामने, उसके ग्रुप के सारे लोगों के सामने मुझे स्टेज पर खड़ा किया। हां, उसने ये किया। मुझ में ये जो बदलाव आया है वो उसी के बदौलत है। उसने कहा कि पॉल मिलर को स्टेज पर बुलाओ। क्यों पॉल, अब तो तुम स्टेज पर आने के लायक हो गए हो। और ये सब मेरे स्वभाव के एकदम विरुद्ध था। मैं ये सब बातें नहीं कर सकता था। और उसने फिर से दोहराया, पॉल मिलर को स्टेज पर ले आओ। और मुझे स्टेज पर आना पड़ा। उसने कहा, ये सारा मेरा ग्रुप है और वो सभी सामने बैठे हुए हैं। और उसने कहा, अरे पॉल, तुम अपना 6वां डायरेक्ट कब बनाने वाले हो? और मुझे याद है, क्योंकि मैं जानता था और मैंने उससे कहा कि मैं अपना 6वां डायरेक्ट अगस्त में बनाने वाला हूं। सारे ग्रुप के सामने यह सब कहने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ती है, मगर मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं ये करने वाला हूं। मई में हमने 2 बनाए, जून में 3, जुलाई में 4 और 5, और एकदम अचानक रॉकी ली मेरा 6वां डायरेक्ट बना। दिसंबर में किम मिलर 7वां। और ये सभी सिर्फ एक बात से ही मुमकिन हुआ, वो थी मैंने ये करने की ठान ली थी। बस अगर मैं उस वीकेंड में नहीं जाता और उन डायमंड से नहीं मिलता, तो आपको पता है कि मैं क्या करता? मैं अपने घर चला आता, किसी को भी अपना प्लान नहीं दिखाता, आम आदमियों की तरह। हफ्ते के 2-3 दिन मैंने लोगों को अपना प्लान बताया, उनसे कहा कि मैं डेक्स्टर येगर से मिला, मैंने बिल ब्रिट को देखा, मैंने उन सभी लोगों को देखा, उस बूढ़े नौजवान को देखा। आपको पता है आपका ग्रुप क्या चाहता है? वो उस बूढ़े नौजवान को नहीं देखना चाहता है, वो चाहता है एक लीडर, सिर्फ एक लीडर। मुझे याद है वो दिन जब वेन और कैरल हमारे यहां के डायमंड्स को बैंक्वेट करने आए थे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था, वेन मार्टिन मेरे डायरेक्ट्स के लिए बैंक्वेट करने वाले थे। हमारे पास वहां क्या था? 40 लोग या 35 लोग बस। वेन और कैरल ने एक मोटर गाड़ी में गैस भरा और ड्राइव करके उन्हें रैले ले गए और हमारे डायरेक्ट्स के लिए बैंक्वेट किया बिना कोई वजह। फिर वो ड्राइव करते हुए फ्लोरिडा चले गए और एक मीटिंग की। आई कुड नॉट बिलीव वेन मार्टिन ने ये सब कुछ किया। वेन मार्टिन ने, ओह अनबिलीवेबल, वेन मार्टिन।
एक दिन रात को जब मैं और बिल ब्रिट उनकी मोटर होम में जा रहे थे, तो ये सब उन्होंने ही अरेंज किया था, इसीलिए मैं उनके साथ जा पाया। उन्होंने कहा कि पॉल, मैं चाहता हूं कि तुम इस टेप को सुनो, और उन्होंने टेप को चलाया और मैं सुनने लगा। टेप से आवाज आने लगी। उस टेप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वो आवाज कह रही थी कि डियर बिल, मैं नहीं जानता कि आप मुझे जानते हैं कि नहीं, हम जॉन और जेनी हैं और हम आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसीलिए हम टेप के जरिए आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम जानते हैं कि शायद आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये बात हमें आपसे कहनी थी। हम आपके लीडरशिप के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हम सभी लोगों को प्यार करते हैं, वो सभी जो आपके साथ हैं। फिर बिल ने उस टेप को बाहर निकाला और मुझसे कहा कि पॉल, मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों का पता लगाओ और उनसे बात करो। मैंने कहा कि वो लोग मुझे सीधे साधे लगे और मुझे उनसे मिलना अच्छा लगेगा। फिर अगले फंक्शन में जब मैं गया, मैं अपनी कार पार्क कर रहा था, तब मैंने देखा एक लड़का जिसके भूरे बाल थे, वो स्विमिंग पूल में अपने कमर की ऊंचाई तक पानी में खड़ा था। मैंने देखा 8 लोग जो उस लड़के से उम्र में दुगने थे, सभी बैठकर उसकी बातें सुन रहे थे, और जॉन क्रो पानी में था और लोगों से बातें कर रहा था, और मैं उन लोगों के कंधे के ऊपर से झांकने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मैंने जॉन क्रो को पहली बार देखा था और मैं उस वीकेंड में जॉन क्रो से पहली बार मिला, और हम आज तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर फाइनेंशियली सारी बातें लगभग ठीक ठाक हो गई। उस वक्त जब मैं एक अच्छा डायरेक्ट हुआ करता था, आपको पता है डेब ने क्या किया? उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास इनकम का कोई और साधन नहीं था। हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत थी, मगर डेब ने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला और वो काम पर जाने लगी। और आपको बताऊं उस वक्त क्या हुआ? 11 महीनों तक कोई भी हमारे दरवाजे पर नहीं आया। हम सिर्फ घर खर्च पूरा करने तक ही कमा लेते और उसी पैसों में गुजारा करने की कोशिश करते। 11 महीनों तक मुझे अपने वकालत से कोई इनकम नहीं मिला और 11 महीनों तक डेबी से यह बात मैंने छुपाई रखी। 11 महीने हमने उसी तरह गुजारे, बहुत स्ट्रगल किया, और हालातों से जूझते हुए हमने वो 11 महीने कैसे बिताए वो सिर्फ हम ही जानते हैं। निक मुझे ये बताता कि कैसे बिजनेस किया जाए, 2 लोगों को बिजनेस में लाकर उसे कैसे बढ़ाया जाए, मगर मैं ये नहीं कर पाता। मेरे पास एक पुराने जमाने की कार थी जिसमें एक टेबल था, साथ में एक टेप थी, करीबन 4 किताबें। मैं नहीं जानता था कि मैं अड़ियल था या बेवकूफ। मैं माइक जस्टिस से बात कर रहा था और मुझे लगा कि वो उस वीकेंड में शामिल थे, और मैं नीचे क्राउड में बैठा हुआ था और बिल ने उसके सभी लीडर्स को स्टेज पर बुलाया था। मैं उन लोगों में नहीं था। जब भी वो लीडर्स स्टेज पर आते तो बिल का चेहरा चमक उठता और वो आदमी अपने आप पर गर्व महसूस करते जब वो स्टेज पर आते। फिर एक के बाद एक लोग स्टेज पर आते गए। रे स्टेज पर आया, वेन मार्टिन, वॉल्ट न्यूमैन, बॉब जेंडर, जॉन क्रो, ये सभी स्टेज पर आए और बिल ने उन सभी को बरगंडी टाइज पहनने को कहा था। उस वीकेंड में सभी ने बरगंडी टाइज पहने थे और मैं ठीक उस जगह पर बैठा था जहां आप लोग बैठे हुए हैं। उस वक्त मैंने अपनी हिम्मत को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त मैं वहां बैठा था और वो सारे यहां खड़े थे। द क्रू, बिल के अजीज क्रू। आप नहीं जानते वो उनको कितना चाहते थे, और जॉन क्रो वहां ऊपर खड़ा था। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करना चाहता था, ना ही रोल्स रॉयस के लिए। मैं ये सब करना चाहता था क्योंकि मैं उनके साथ स्टेज पर खड़ा रहना चाहता था। आज की तरह घंटों बातें करने के लिए नहीं, बल्कि मैं उनमें से एक होने की तमन्ना रखता था। एक दिन मैंने देखा कि 2 वकील मेरी तरफ देखकर आपस में हंसी मजाक करते हुए कोर्ट से बाहर आ रहे थे। मैं जिस पेट्रोल पंप पर हमेशा पेट्रोल भरने जाया करता था, वहां भी कुछ लोग मेरी तरफ देखकर हमेशा हंसते रहते। जब भी मैं पेट्रोल पंप से बाहर आता, मैं उन्हें देखता। उनके हाथों में हमेशा बियर की बोतल होती, और जब भी मैं उनसे कुछ कहने जाता, वो मेरा मजाक उड़ाते। उनमें से एक को, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने अपना प्लान दिखाने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने हमेशा उसे नजरअंदाज कर दिया। जब मैं बैंक में गया तो मैंने देखा कि एक लड़की एमवे का मजाक उड़ा रही थी। तब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। एक दिन जब मैं दूसरे बैंक में गया था
और वहां बैठे एक आदमी से अपने प्लान के बारे में बात करने लगा जो कि वहां पहले से ही बैठा था। उसने कहा, क्या तुम उस फैमिली को जानते हो जिनके नाम पर इस बैंक का नाम रखा गया है? मैंने कहा कि मैंने उस फैमिली का नाम सुना है। तो उसने कहा, मैं भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और उनके देहांत के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा कि ये घटना घटने में कितना समय लगेगा? तो उसने कहा कि लगभग 20 से 25 साल लग जाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर मैं उकता गया और वहां से निकल पड़ा। मेरे हाई स्कूल के मेरे 2 करीबी दोस्त, जिनमें से एक आज मुझसे बात नहीं करता है क्योंकि मैंने उसे अपना प्लान एक दिन दिखाया था। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर फिर भी। और वो मेरा दूसरा दोस्त, उसने सारे लोगों के बीच ये बात फैलानी शुरू कर दी कि मैं एमवे में हूं, मैं एमवे में हूं। उसने मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उसने और मैंने एक साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया था स्टेट चैंपियनशिप के लिए। मैंने उसको सिर्फ मेरा प्लान दिखाया था, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। मैं सच कह रहा हूं। जब मैं मार्च वीकेंड की मीटिंग के बाद बाहर निकला तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। मैं हफ्ते में 5, 6, 7, 8, 9 बार लोगों को अपना प्लान दिखाता था। जब मैं अपने कार में बैठा तो मुझे लगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मगर मैं वो करना चाहता था। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप बार बार किसी चीज को करने की तमन्ना रखते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जब भी मैं कहीं जाता तो मैं लोगों से यह कहता कि मैं डायमंड हूं, 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 मैं डायमंड हूं। अगर आप लगातार हर जगह एक हफ्ते तक ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं तो आपको सचमुच ये लगने लगता है कि आप डायमंड डायरेक्ट हैं। मेरा ग्रुप बढ़ रहा है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। किसी को भी स्पॉन्सर मिल सकता है, किसी को भी स्पॉन्सर मिल सकता है, किसी को भी स्पॉन्सर मिल सकता है। मेरा ग्रुप अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो अपना प्लान दिखा रहा है, वो अपना प्लान दिखा रहा है, वो अपना प्लान दिखा रहा है। मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। मुझे पता है कि मैं बड़ा अजीब सा लगता हूं जब मैं कार चलाता हूं, मगर मैं अपने आप को समझा लेता हूं। मैं जब भी रात को घर लौटता तो मैं काफी थका हुआ होता, मगर मैं कभी भी सीधे सोने नहीं जाता क्योंकि मैं डायमंड डायरेक्ट बनना चाहता था। फिर मैं एक पेपर और पेंसिल लेकर उस पेपर पर अपना ग्रुप बनाता। मैं बनाता ही जाता और कहता, ये मुझे करना ही है। ये लेग में 2 मीटिंग्स, ये लेग में 1 मीटिंग, मुझे ये लेग करना ही होगा, मुझे यहीं पर करना होगा, मुझे उसको बुलाना ही होगा, एक के बाद एक मुझे ये करना ही होगा। और फिर मैं अपने बेड पर जाकर लेट जाता, फिर उठकर काम करने लगता। इस तरह से ये सब हुआ। मैंने चाहा कि मैं अपना बिजनेस देखूं बिना कोई बुद्धि के, बिना किसी खास अकलमंदी के। एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी। सामने से बिल ब्रिट बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे और डेबी को बुलाया और कहा कि मैम, हमने सुना है कि आप लोग डायमंड्स बनने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ये जानें कि हमें आप पर गर्व महसूस हो रहा है। हमने फोन रखा और हम दोनों नाचने लगे सारे घर में। हमें इस बात की खुशी थी कि बिल हमारे बारे में जानते हैं। कुछ मिनटों के बाद दोबारा फोन की घंटी बजी। सामने से रिच डेवॉस बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभिनंदन, अभिनंदन, आप लोगों को डायमंड होने की बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। मैं आपको कुछ लोगों के बारे में भी बताना चाहता हूं। क्या आप नतीजे के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो हाजिर है। मेरे मम्मी डैडी जो उस वक्त मुझ पर हंसे थे, डायमंड बनने के बाद जब मैं घर लौटा तो उन्होंने मेरा अभिनंदन तक नहीं किया। वो एमवे से दूर रहना चाहते थे और वो एमवे के प्रोडक्ट्स खरीदना भी नहीं चाहते थे। क्यों? क्या कहते हैं आप? 5 साल तक मैं उन सब बातों को सुना। 5 साल तक मैं ईस्टर के लिए अपने घर जाता रहा, क्रिसमस की बधाई के लिए, मगर वो तब भी एमवे के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। मगर आज वो मेरे साथ हैं, आज वो डायरेक्ट्स हैं। मेरा अजीज दोस्त जो मेरे साथ हाई स्कूल में था, जो फार्मासिस्ट बन गया था, वो तीसरा आदमी था जिसे मैंने एमवे के बारे में बताया था। 2.5 घंटे तक मैं उसे एमवे का प्लान समझा रहा था। प्लान समझाने के बाद पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, पॉल, मैं अपने फार्मेसी के लाइन में संतुष्ट हूं और यह बात नहीं बन पाएगी। आपको बता दूं कि इस महीने वो पर्ल बनने जा रहा है। 3 महीने पहले मैं अपने हाई स्कूल के पुराने दोस्त को यह प्लान बताने गया था। उसके नाम पर
फील्ड गोल करने का रिकॉर्ड है, स्टेट लेवल का। अब वो ईस्ट टाउन यूनिवर्सिटी में बेसबॉल का कोच है। एक दिन मैं उसके पास ये प्लान दिखाने गया था। उस दोपहर को जब मैं उसके दरवाजे पर खड़ा था तो उसने कहा कि वो मुझे शाम को 5 बजे मिल सकता है, उससे पहले नहीं। इस आदमी को मैं पिछले 20 बरस से जानता था। मैं वहां 5 बजे पहुंचा। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और कहा कि मॉन्टी घर पर नहीं है और तुम एमवे के बारे में बताने आए हो, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहां से लौट आया और आपको बता दूं, वही आदमी आज की तारीख में डायमंड बनने वाला है, लगभग इसी सितंबर में। मैं एक स्टॉक ब्रोकर के पास गया, मगर उसने सीधे सीधे इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं एमवे के बारे में जानता हूं। कंट्री क्लब का यह सबसे जवान और युवा सदस्य है। वो मुझसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में क्वार्टरबैक था। वो मेरे हीरोज में से एक था। उसने भी मुझे इनकार किया था। टेलीफोन पर उसने मेरी हंसी उड़ाई थी। वो भी आज एमवे डायरेक्ट है। मेरे हाई स्कूल का हीरो, जो कि अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है, उसने भी मुझे ना कहा था। पहली बार जब मैं उसके पास गया था तब उसने कहा उसे एमवे अच्छा नहीं लगता। वो लोग, उनका लोगों से मिलने का तरीका। जब भी मैं काम कर रहा होता हूं, वो मुझे कॉल करते हैं और मुझे तंग करते हैं। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। दूसरी बार जब मैं उससे मिलने गया तो मैं बिना बताए ही चला गया। तब उसने कहा कि पॉल, ये सब मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो मगर मैं नहीं। मगर आपको मजे की बात बताता हूं कि जब मैं अपने होम टाउन गया था तो मैंने इस आदमी को देखा। वो अपनी मर्सिडीज बेंज चला रहा था। उसने मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे गले लगा लिया। वो आदमी जिसने मुझे कभी अपनापन नहीं दिखाया था, आज मुझसे गले मिल रहा था और कह रहा था, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने एमवे नहीं छोड़ा। तुम्हें नीचा दिखाने के बावजूद। वो लड़के जो गैस स्टेशन पर खड़े होकर मुझ पर हंसा करते थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आप मुझे स्पॉन्सर कर लीजिए। 1975 का मेरा ओरिजिनल स्पॉन्सर, जब पहली बार मैंने एमवे में प्रवेश किया था। जब मैंने छोड़ा तो उसने भी छोड़ा। आज हमने उसे स्पॉन्सर किया है और उसके 4000 पीवी हैं, बहुत सारे एमबीज हैं। जब मैं बिल ब्रिट का प्रोडक्ट बॉय था, तब पेगी हमसे कहती, बॉयज अपना प्रोडक्ट ऊपर रखो। यस पेगी, हम अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर ही रखेंगे। ये उन दिनों की बात है जब मैं प्रैक्टिस करता था। वकील जो था, अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। मैंने एक आदमी को बुलाया। वो जब आया तो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा कि ओहो, तुम एमवे बिजनेस में हो ना? मैन, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता। मैंने कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। और मैंने उसे सब कुछ समझाया। और इस बात का क्या नतीजा निकला पता है आपको? उसका नतीजा निकला वो आदमी जिसका नाम है रॉकी रूबिंगटन। मुझे लगता है आप लोगों को अब कुछ बातें समझ में आ गई होगी। आपने अभी बहुत सारी बातें सुनी, लोगों की यशोगाथा सुनी, मगर मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने ये बात सुनी है कि एक राहगीर राह चलते मेरे पास आया और उसने कहा कि ओह पॉल मिलर, मैं एमवे से जुड़ना चाहता हूं, और वो महीने भर में डायरेक्ट हो जाता है? क्या ऐसा एक भी वाकया आप बता सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वेन ने कभी ऐसा किया होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने यहां तक आने के लिए वही सारी बातें की हैं जो आप सभी अब कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तन मन धन एक करना पड़ता है, जी जान एक कर देना पड़ता है, और तभी हम ये कर सकते हैं। और तभी हम ये कह सकते हैं, गा सकते हैं कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। अपने आप को उत्तेजित करना पड़ता है, एक सपना देखना पड़ता है, और वो पूरा होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। मुझे ये विश्वास है, और मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, स्वर्ग में विश्वास रखता हूं, और यह भी मानता हूं कि उसी ने हम सब का निर्माण किया है। मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो वो ऊपर वाला आपको उसका फल जरूर देता है। मैं ये भी मानता हूं कि अगर उस पर आपकी श्रद्धा है तो वो आपको कभी नाकामयाब नहीं करेगा। अब मेरी ही बात ले लो। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने उस पर भरोसा रखा था, अपना काम लगन, ईमानदारी और सच्चे दिल से करता था। इस बात की उस ऊपर वाले को भी खबर थी,
और फिर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। क्या हमारी जीवन शैली आज अच्छी है? क्या आज हम सुख वस्तु हैं? जी हां, ये सही है। इस बात को मानना बहुत कठिन है। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता हम पिछले 4 सालों से डायमंड हैं, मगर हम ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि हम हमेशा डायमंड ही बने रहेंगे। हमने इसके लिए बहुत सारा संघर्ष किया है और उसी का फल हमें मिला है। बॉब कहता है कि कभी कभी आप लोगों को प्लान दिखाते हैं ऐसे ही। यही तो फर्क है कि लोगों को ऐसे ही प्लान दिखाना और मुझे लोगों को प्लान दिखाना है, यह भावना आपके अंदर से उमड़ कर बाहर आना। हम लोग लोगों को प्लान दिखाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं। आप भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छी चीजें पाने का हकदार हूं। आप भी हो सकते हैं। जरा बिल ब्रिट को देखिए, जो आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन, लगातार कई दिनों से कई दिनों तक, ठीक उसी तरह जैसे कि आप लोगों ने अब सोचना शुरू किया होगा। क्या आप चाइनीज बैम्बू ट्रीज के बारे में जानते हैं? नहीं? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। चाइनीज बैम्बू ट्री अगर आपको उगाना है तो पहले उसका बीज लेना पड़ता है और फिर उसे जमीन में लगाना पड़ता है। उसे लगाने के बाद 1 साल तक आपको खाद डालना पड़ता है और अच्छी तरह से पानी वगैरह देकर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मगर पहले वर्ष में आपके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर दूसरे वर्ष आपको खाद डालना पड़ेगा, उसे पानी पिलाना पड़ेगा, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी, मगर नतीजा कुछ भी नहीं। आपको दिखाई पड़ेगा जमीन के ऊपर पौधा उगने का नामो निशान भी नहीं है। तीसरे वर्ष भी आपको खाद डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी होगी, पर आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चौथे साल भी आप पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, देखभाल करते हैं, मगर कुछ भी नहीं उगता। 5वें वर्ष भी आपको वही सारी मेहनत करनी पड़ती है जो आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष में की थी, मगर 5वें साल भी कुछ नहीं उगता। आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्यों ये बीज बोया? 5 साल कड़ी मेहनत करके क्या फायदा हुआ? मगर 6वें साल अचानक आपको दिखाई पड़ता है कि 6 हफ्तों के अंदर उस बीज का रूपांतर एक 90 फुट झाड़ में हो गया है। सिर्फ 6 हफ्तों में वो बीज, जिसका एक ऊंचा झाड़ बन गया है, वो आसमान से बातें करने लगा है, चांद सितारों से खेलने लगा है। जॉन क्रो ने उसे नाम दिया है। वो उसे कहता है आपके जीवन का क्वांटम लीप। मैं आशा करता हूं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वीकेंड, जिसको आपने अपने मेहनत का खाद डालकर सींचा है और अपना पसीना उसे दिया है, और ये जॉर्जिया और फ्लोरिडा शहर आपके जीवन के इस क्वांटम लीप का स्वागत करने के लिए बेकरार हो उठे। और मैं आशा करता हूं कि आप भी उस चाइनीज बैम्बू ट्री के बीज जैसे हो जाइए और अपने साथ औरों का जीवन भी सुखी और सफल बनाइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैंने दुनिया भर में ऐसे कार्यक्रमों में भाषण दिया।